स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द सीड्स। इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट समझ के लिए, अब उसके बाद हमने एम्ब्रियो एंड दी एंडोस्पर्म, इसके भी स्ट्रक्चर को समझ के लिया। अब हम देखेंगे सीड को। सो व्हाट इज द सीड? सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड क्या होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का एक फाइनल प्रोडक्ट होता है कि जब रिप्रोडक्शन पूरा हो गया, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स भी हो गए, सब कुछ हो गया, तो क्या जनरेट होगा? सीड जनरेट होगा। नाउ सीड को फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सीड को? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। नाउ अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ सीड की, तो जनरली एक टिपिकल सीड के 3 पार्ट्स होते हैं: सीड कोट, कॉटिलिडॉन्स एंड एम्ब्रियो एक्सिस। कौन से? सीड कोट जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, कवरिंग होती है, जो टफ होती है; कॉटिलिडॉन जहाँ पे एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है या जिसे एंडोस्पर्म के नाम से भी जाना जा सकता है; एंड दी टाइनी एम्ब्रियो एक्सिस जहाँ पे एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। ओके, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द अ नॉर्मल स्टैंडर्ड सीड। जब हम बात करते हैं मैच्योर सीड की, तो मैच्योर सीड 3 तरीके के हो सकते हैं। एक नॉन एल्ब्यूमिनस, मतलब जिसमें एंडोस्पर्म बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। सीड ने ग्रोथ के दौरान, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, जब सीड फॉर्मेशन हो रहा है तभी पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया, और इसका एग्जाम्पल आ जाता है पी, ग्राउंडनट वगैरह वगैरह, जिसमें किसी भी अमाउंट में एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, पूरा एंडोस्पर्म यूटिलाइज हो गया, कंप्लीट यूटिलाइजेशन हुआ। एल्ब्यूमिनियस मतलब जिसमें एंडोस्पर्म थोड़े बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है, जैसे कि व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर एंड सो ऑन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द एल्ब्यूमिनियस सीड्स। अब कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें न्यूसेलस, जो ओव्यूल का एक पार्ट होता है, वो भी प्रेजेंट है, और ऐसे सीड्स के एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर एंड बीट। जिसके पास न्यूसेलस प्रेजेंट होता है, उस सेक्शन को हम पेरिस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं उस जगह को? हम उस सेक्शन को हम कहते हैं पेरिस्पर्म, राइट? तो उस सीड्स को क्या कहा जाएगा? उस सीड्स के उस पार्ट को क्या कहा जाएगा? पेरिस्पर्म। कौन से पार्ट को? जहां पर क्या प्रेजेंट है? न्यूसेलस प्रेजेंट है, राइट? नाउ उसी के साथ साथ जो इंट्यूगमेंट्स होता है ओव्यूल का, वो इंट्यूगमेंट कन्वर्ट हो जाता है इनटू दी हार्ड सीड कोट। आप लोगों को अगर ओव्यूल याद होगा, तो ओव्यूल में ऐसे हमने इंट्यूगमेंट्स निकाले थे जो डबल लेयर्ड होते हैं, और उसके अंदर फिर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होती है, और ये इंट्यूगमेंट्स जो होते हैं एक जगह पे अटैच नहीं होते। तो वो जो जगह है जहाँ पे वो अटैच नहीं होते, उसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। वो माइक्रोपाइल रीजन सीड में भी एज इट इज प्रेजेंट होता है एज अ स्मॉल ओपनिंग, जिसके थ्रू वाटर एंड ऑक्सीजन जो है वो सीड के अंदर जा सके, ठीक है? सो इंट्यूगमेंट्स गेट कन्वर्टेड इनटू द हार्ड सीड, एंड द माइक्रोपाइल ये स्मॉल पोर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ताकि वाटर एंड ऑक्सीजन सीड के अंदर जा सके ड्यूरिंग द जर्मिनेशन और फॉर द जर्मिनेशन। अब एक बात आती है डॉर्मेंसी। सीड जो होते हैं ये मैच्योर हो जाने के बाद एक स्टेज बताते हैं, जिसे हम डॉर्मेंट स्टेज कहते हैं या फिर डॉर्मेंसी कहते हैं। ड्यूरिंग द मैचुरेशन और आफ्टर द मैचुरेशन सीड डिहाइड्रेटेड हो जाता है, उसके अंदर का वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है। अबाउट 10 to 15% ही मॉइस्चर बाय मास उसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसकी सीड कोट काफ़ी हार्ड होती है, और इस वजह से वो टेम्परेचर, पीएच, सैलिनिटी जैसे काफ़ी सारी चीज़ों को रेजिस्ट कर सकता है, राइट? और यही डॉर्मेंसी के चलते सीड्स को हम स्टोर भी कर सकते हैं। डॉर्मेंसी कब तक रहेंगी? जब तक फेवरेबल कंडीशन अराइज नहीं होते। एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर, सही टेम्परेचर जब अराइज होता है, तभी डॉर्मेंसी ब्रेक होती है और सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट करते हैं। सीड डॉर्मेंसी की वजह से ही हम सीड को स्टोर कर सकते हैं, ये बात कभी मत भूलना, ओके? सो रिलेटिवली ड्राई मास होता है सीड का। जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है डॉर्मेंट स्टेट में स्लो डाउन होती है, बंद नहीं होती पूरी तरह से, बट पूरे फ्लैश में भी रन नहीं करती, काफी हद तक स्लो हो जाती है, धीरे धीरे रन करती है, ठीक है? तो डॉर्मेंसी के कैरेक्टर है क्या क्या है? डिहाइड्रेटेड, दैट इज लॉस ऑफ वाटर, ऑलमोस्ट 10 to 15% मॉइस्चर प्रेजेंट होता है बाय मास। उसी के साथ साथ उनके अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है, बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है, वो स्लोअर डाउन हो जाती है। पर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है, वैसे ही वो जर्मिनेट करते हैं। अब देखो, आपके घर में किसी डब्बे में या गोनी में कहीं तो भी गेहूं रखे होंगे,
वो गेहूँ जर्मिनेट नहीं हो रहे क्योंकि उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही। बट एज सुन एज जब हम घट बिठाते हैं और मिट्टी में हम वही गेहूँ डालते हैं तो कुछ और उसको वाटरिंग वगैरह करते हैं तो तुरंत सेकेंड या थर्ड डे हमें रेडिकल्स, प्यूम्यूल्स, सीडलिंग्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, सीड्स को जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब वो जर्मिनेट करते हैं और तब तक वो डॉर्मेंट स्टेट में रहते हैं जिसमें ना ही वो ग्रो कर रहे हैं ना ही वो जर्मिनेट कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं फॉर अ फेवरेबल कंडीशन। अंडरस्टूड। और डॉर्मेंसी ये सीड का बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पैरामीटर है। नाउ ओव्यूल जो है जब सीड में कन्वर्ट होती है तो साइमल्टेनियसली ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट होती है तो साइमल्टेनियसली ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। जो ओवरी की वॉल होती है वो पेरिकार्प बनाती है। व्हाट इज द पेरिकार्प? इट इज अ वॉल ऑफ फ्रूट। सो वॉल ऑफ ओवरी गेट डेवलप्ड इनटू और कन्वर्टेड इनटू वॉल ऑफ फ्रूट। अब फ्रूट के अगर हम टाइप देखें डिपेंडिंग अपॉन द देयर फ्लेशीनेस, तो अगर फ्लेशी फ्रूट है या फिर ड्राई फ्रूट है, ऐसे दो तरीके के फ्रूट हो सकते हैं। फ्लेशी फ्रूट में एग्जांपल बहुत है हमारे पास, जैसे गुआवा है, मैंगो है, राइट। एंड ड्राई फ्रूट्स में ग्राउंड नट, मस्टर्ड, दीज ऑल आर द ड्राई फ्रूट्स, मतलब जिनमें फ्लेश प्रेजेंट नहीं है, जिसमें जो गर बोलते हैं हम वो गर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन कि फ्रूट फॉर्मेशन हुआ कैसे है, कौन से पार्ट उसमें प्रेजेंट है फ्रॉम दी ओवरी, फ्रूट्स के दो डिफरेंट टाइप आ जाते हैं। एक विथ फर्टिलाइजेशन, दूसरा विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब फ्रूट कैसे फॉर्म हुआ, फर्टिलाइज होके फॉर्म हो रहा है या बिना फर्टिलाइज हुए ही फ्रूट फॉर्म हो रहा है। जब हम बात करते हैं फर्टिलाइज्ड होके तो इसमें दो टाइप आ जाते हैं, एक होता है फॉल्स फ्रूट, एक होता है ट्रू फ्रूट। यस, यू हर्ड इट राइट, फॉल्स फ्रूट, झूठा फ्रूट। अब झूठा फ्रूट यानी फॉल्स फ्रूट का मतलब क्या होता है, ऐसा फ्रूट जो ओवरी और थैलेमस ये दोनों कंपोनेंट से बना हुआ है। ये दोनों कंपोनेंट के कलेक्टिव ग्रोथ की वजह से या डेवलपमेंट की वजह से अगर फ्रूट जनरेट हुआ है तो उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, उसमें थैलेमस रीजन भी प्रेजेंट होता है। बट अगर फ्रूट सिर्फ और सिर्फ ओवरी से ही डेवलप हो रहा है तो उसे हम ट्रू फ्रूट कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे? ट्रू फ्रूट। और इसके एग्जांपल्स क्या क्या है फिर? मैंगो है, गुआवा है। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? ट्रू फ्रूट्स। अब बात करते हैं ऐसे फ्रूट की जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ग्रो कर रहे हैं। कैसे ग्रो कर रहे हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन ग्रो कर रहे हैं या बन रहे हैं, तो उन्हें हम पार्थेनोकैरेपिक फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? पार्थेनोकैरेपिक फ्रूट। इसका बेस्ट एग्जांपल है बनाना। और ये ध्यान में रखना, सीड इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है इसका मतलब उसमें सीड्स नहीं रहेंगे। तो हम पार्थेनोकैरेपी को इंड्यूस कर सकते हैं वाया हार्मोन टू जनरेट अ सीडलेस फ्रूट। जैसे सीडलेस वाटरमेलन आते हैं, सीडलेस कस्टर्ड एप्पल आता है, इवन दो सीडलेस पाइनएप्पल्स भी आते हैं। तो ये जो सीडलेस पाइनएप्पल्स, कस्टर्ड एप्पल्स या फिर सीडलेस डेट्स या फिर सीडलेस वाटरमेलन बने हैं, ये कैसे बने? वाया पार्थेनोकैरेपी। पार्थेनोकैरेपी इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग द फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अंडरस्टूड। यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं अबाउट द फ्रूट। देखो, ये फॉल्स फ्रूट है जैसे कि एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी, जिसमें आप देख सकते हो थैलेमस रीजन भी प्रेजेंट है। सीड के इर्द गिर्द ये जो फ्लेशी रीजन है जो हम कंज्यूम करते हैं ये थैलेमस है, राइट। ये ट्रू फ्रूट है जिसमें थैलेमस प्रेजेंट नहीं है, ओके। और ये पार्थेनोकैरेपिक फ्रूट है जिसमें सीड्स प्रेजेंट नहीं है। अंडरस्टूड। सो क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि सीड अगर फॉर्मेशन मतलब फ्रूट अगर फॉर्म होते वक्त ओवरी और थैलेमस दोनों की वजह से फॉर्म हो रहा है, दोनों का अंदर डेवलपमेंट हो रहा है और फ्रूट बन रहा है, तो उसे हम फॉल्स फ्रूट कहेंगे, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी। अगर सिर्फ और सिर्फ ओवरी की डेवलपमेंट इनटू फ्रूट हो रही है तो उसे हम कहेंगे ट्रू फ्रूट। और ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बने हुए हैं उसे हम कहेंगे पार्थेनोकैरेपिक फ्रूट, जैसे कि बनाना। और ये ध्यान रखना कि पार्थेनोकैरेपी ये आज के डेट में प्लांट बायोटेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर का काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी वर्किंग वाला जोन बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड होती है सीडलेस फ्रूट की, सीडलेस डेट्स की, सीडलेस वाटरमेलन की, बिकॉज दे ट्राई टू अवॉइड सीड्स वाइल ईटिंग। सो अगर उनको सीडलेस फ्रूट मिल रहे तो उनको बेहतर लगता है, इस वजह से रिसर्च इस पे चल रहा है और काफ़ी सारे पार्थेनोकैरेपिक फ्रूट मार्केट में अवेलेबल भी है, ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सीड की, कि क्या सच में कुछ सीड के एडवांटेज है? तो है।
बिकॉज सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। जस्ट इमेजिन कि सीड हो ही ना तो हम एग्रीकल्चर कैसे करेंगे, खेती कैसे करेंगे। खेती करने के लिए, खेत जोतने के लिए समय पहले तो हमें सीड्स ही डालने पड़ते हैं, राइट। अगर सीड्स ही नहीं रहे तो। दूसरा, सीड्स बनते कैसे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और हमें ये पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वाया फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब दो डिफरेंट गैमेट फ्यूज करेंगे और सीड जनरेट करेंगे तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन आएंगे, जिससे न्यू वैरायटी जनरेट होती है। सीड्स जो है इनके पास एबिलिटी होती है, या फ्रूट्स है उनके पास एबिलिटी होती है सीड्स को डिस्पर्स करने की। क्योंकि सीड्स डॉर्मेंट रह सकते हैं, डिहाइड्रेटेड रह सकते हैं, वो काफी दिनों तक बिना खराब हुए एज इट इज मेंटेन रह सकते हैं, और इसके चलते अलग अलग जगह पर वो डिस्पर्स होकर खुद का स्प्रेड अप कर सकते हैं। क्योंकि सीड डॉर्मेंट कंडीशन में रह सकते हैं, इसीलिए हम सीड को स्टोर कर पाते हैं। अगर सीड फॉर्म हो जाने के बाद इमीडिएटली जर्मिनेट होता तो मुझे बताइए, क्या हम फूड कंज्यूम कर पाते, हम गेहूं की रोटी खा पाते, नहीं खा पाते। गेहूं की चपाती बनाने के लिए गेहूं के सीड्स को पीसना पड़ता है, एंड इट शुड बी ड्राइड। अगर वो गीले रहते तो क्या हम उसका आटा बना पाते थे, नहीं बना पाते थे। इवन दो जब चना दाल लाई जाती है और अगर वो हल्की सी मॉइस्ट है तो उसको पहले धूप में सुखाया जाता है और फिर पीसा जाता है ताकि बेसन बने। इसका मतलब ये जो ड्राइनेस है सीड की, ये हमें असिस्ट करता है उसे इस्तेमाल करने के लिए एज अ फ्रूट, राइट। एज अ फूड हम सीड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उनमें ड्राइनेस है और वो डॉर्मेंट है। अगर वो इमीडिएटली जर्मिनेट होंगे और तुरंत वो बन जाएंगे इनटू द पर्टिकुलर प्लांट, जिस भी प्लांट का हो या जिस भी स्पीशीज का वो सीड है, तो हम उसे यूज कैसे करेंगे और कब करेंगे। तो ये समझ कर लो कि सीड इज द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, और सीड की डॉर्मेंसी ही उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, एंड हमारे लिए एज अ फूड कंज्यूम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर गेटिंग दिस। अब बात आ जाती है कि क्या सीड हजारों सालों तक जी सकता है, वायबल रह सकता है। हाँ, देयर इज अ ग्रेट वैरायटी इनटू वायबिलिटी ऑफ सीड। कुछ सीड्स ऐसे हैं जो महीनों तक वायबल रहते हैं, महीनों के बाद वो डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब वो जर्मिनेट होने की अपनी कैपेसिटी खो देते हैं। बट कुछ ऐसे भी सीड्स हैं जो 10,000 साल तक भी वायबल रहते हैं, मतलब 10,000 साल, उनके बनने के 10,000 साल बाद भी वो जर्मिनेट हो सकते हैं। रिसेंट रिकॉर्ड के हिसाब से 2000 साल पुराना डेड पाम का सीड जो है वो फाउंड हुआ है, राइट, डेड सी के पास। सो ये हमें बताता है कि सीड्स की वायबिलिटी अलग अलग रेंज में आती है। अंडरस्टूड। सो अभी तक हमने क्या क्या देखा सीड के बारे में। बेसिकली सीड का स्ट्रक्चर बनता है 3 कंपोनेंट से, दैट इज द सीड कोट, कॉटिलिडॉन एंड द एम्ब्रियो एक्सिस, जहाँ पे एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। सीड बनता है ओव्यूल से और फ्रूट बनता है ओवरी से, और ये साइमल्टेनियसली होता है। मतलब एक तरफ सीड ग्रो करेगा, दूसरी तरफ ओवरी ग्रो करेगी इनटू द फ्रूट, राइट। सीड कोट फॉर्मेशन होगा फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द इंट्यूगमेंट्स ऑफ द ओव्यूल। माइक्रोपाइलर एंड के पास जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है वहां पे ओपनिंग एज इट इज रहेगी, जो असिस्ट करेगी सीड को इनटेक ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन लेने के लिए ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। तो फ्रूट कवरिंग दैट इज द पेरिकार्प, ये किससे बनता है, ओवरी के वॉल से बनता है। कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें थैलेमस प्रेजेंट होता है, तो हम उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बनेगा, ऐसे फ्रूट को हम क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं। और जो बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना हुआ है उसे हम पार्थिनोकैरिपिक फ्रूट कहते हैं। फ्रूट सीड ये डायनामिक स्ट्रक्चर है और ये लाइफ को अर्थ पे सस्टेन करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। मतलब प्लांट की खुद की स्पीशीज को भी डेवलप करने में वो हेल्पफुल है, एज वेल एज अ फूड एनिमल्स को भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर हमने सीड्स के मैक्सिमम पॉइंट को कवर कर लिया है, लगभग सारे पॉइंट को हमने सीख लिया है। अगर आपको ये नॉलेजेबल लगा और आपकी फ्रूट एंड सीड के रिलेटेड कंसेप्ट्स क्लियर हुई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप डीसीपी बायोलॉजी पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल हम 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंक्लूड करने वाले हैं, एंड करने वाले हैं। मतलब फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल रहेगा इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। सो नोटिफाई होने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। अच्छे से स्टडी कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, और यस, सीड के स्ट्रक्चर को अच्छे से ध्यान में रखिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम।